हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मज़े में होंगे। आज हम अपने आज के पेपर जो 9वीं कक्षा के एनुअल एग्ज़ाम के हिंदी पेपर का आज हम विभाग सी का सॉल्यूशन करने के लिए आ रहे हैं। तो आप सभी मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे। आज हम विभाग सी के व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 24 से प्रश्न व्याकरण विभाग शुरू होता है। तो उसका पहला है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ 24वां प्रश्न है, मुँह काला होना। तो मुँह काला होना, यहाँ हम सिर्फ अर्थ देखेंगे, वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। तो 24वां है, मुँह काला होना। उसका अर्थ होता है कलंकित होना। जब हम किसी स्त्री कोई ऐसा अनुचित काम करके आती है तो हम कहते हैं मुँह काला करके आई। ठीक है। तो उसका अर्थ होता है कलंकित होना। 25वां प्रश्न है, बाध्य होना। बाध्य यानी निषेध यानी मनाए। कहीं पर जाने से बाध्य हो अथवा या कहीं प्रवेश निषेध हो तो बाध्य होना हम कह सकते हैं। ठीक है। फिर आगे की सूचना देखेंगे, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। અહીં कहावत का सिर्फ अर्थ ही देना है। ठीक है। कहावत का वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। मुहावरे और कहावत का यही तो तफावत है कि मुहावरे का हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं पर कहावत का वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। उसका सिर्फ अर्थ ही देना है। 26वां प्रश्न है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो उसका अर्थ होता है सुख थोड़े दिन के लिए ही होते हैं। कहते हैं ना, तुम्हारी लाइफ में तो 4 चांद लगा है, उसे यानी कि चांदनी ही चांदनी है यानी सुख। तो 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख थोड़े दिन के लिए ही होते हैं, फिर दुख आ जाते हैं। 27 का प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यानी कि उनका अर्थ होता है सभी चीज़ें समान दाम में मिलना। कोई भी चीज़ आप लेने के लिए जाओ तो समान दाम में आप कोई भी चीज़ से ही खरीद सकते हैं। तभी हम कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। फिर 28 का प्रश्न है, उसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यानी कि जो गलती है वो मिटाकर उसके जगह पर सही शब्द ह्रस्व दीर्घ की ज़्यादातर गलती नहीं होती पर यहाँ प्रत्यय की गलती हो सकती है। तो यहाँ देखो, उसका आंसू रुकती ही नहीं। तो यहाँ आंसू हम देखेंगे तो उसका लिंग होगा पुल्लिंग। तो पुल्लिंग है तो उसके साथ क्रिया भी पुल्लिंग में होनी चाहिए। तो यहाँ उसका शुद्ध वाक्य कहलाएगा उसका आंसू रुकता ही नहीं। तो रुकती की जगह पे रुकता सही होगा। फिर 29वां प्रश्न है, मेरा जान संकट में आ गया। तो जान यहाँ हम देखेंगे कि वह स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके अनुरूप भी क्रिया भी स्त्रीलिंग में होनी चाहिए। तो यहाँ जान स्त्रीलिंग है, इसलिए मेरा की जगह पर मेरी जान संकट में आ गई, ऐसे सही वाक्य कहलाया गया। ठीक है। फिर आगे की सूचना देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी यानी विपरीतार्थ, जो विरोध अर्थ दर्शाते हैं। 30वां प्रश्न है, प्रलय। तो प्रलय का विरोधी अर्थ देना है। तो प्रलय यानी विनाश, उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? निर्माण। ठीक है। 21 के प्रश्न है, अमर। अमर यानी
जो कभी मरता नहीं, तो उसका विपरीतार्थ क्या होगा? मर्त्य। ठीक है। फिर आगे की सूचना देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए। पर्यायवाची यानी समानार्थी। तो 32वां प्रश्न है मृग। तो मृग का दूसरा नाम या समानार्थी क्या होगा? हिरण। और 33वां प्रश्न है सार। सार यानी कि जो हमें कोई भी कहानी हम पढ़ेंगे तो उसमें से हमें क्या सार मिला? सार यानी बोध कह सकते हैं, और नवनीत का अर्थ भी बोध या सार होता है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे प्रश्न देखेंगे तो 34वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। यानी पूरा वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम कहेंगे तो क्या कहते हैं? उसे शब्द समूह कहते हैं। तो 34वां प्रश्न है अग्नि की लपट। तो अग्नि की लपट को हम ज्वाला कहते हैं। ठीक है। फिर 35वां प्रश्न है बर्फ से बना हुआ पहाड़। तो बर्फ से बना हुआ पहाड़ को हम बर्फीला कह सकते हैं। ठीक है। फिर आगे देखेंगे निम्नलिखित संधि को जोड़िए या छोड़िए। तो यहाँ 36वां प्रश्न है वि अवस्था। वि प्लस अवस्था, तो उसका जो हम संधि जोड़ेंगे तो उसका होगा व्यवस्था। और 37वां प्रश्न है प्रत्येक। तो उसकी संधि जब हम छोड़ेंगे तो उसका अर्थ होगा प्रति प्लस एक। ठीक है। यहाँ प्लस लगाना होगा तो उसका विग्रह सही ढंग से हो गया। ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा यानी ऐसी संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ हम एहसास कर सकते हैं। ठीक है। तो 38वां प्रश्न है साधारण चीज़ों का अपना महत्व होता है। तो अपना महत्व होता है यानी अपना जो है वह भाववाचक संज्ञा हुआ। ठीक है। फिर 39वें प्रश्न मांगने की वृत्ति बड़ी बुरी है। तो यहाँ बुराई का भाव है, इसलिए बुरी है वो भाववाचक संज्ञा हो गई है। ठीक है। फिर सूचना देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाचक संज्ञा बताइए। कर्तृवाचक संज्ञा यानी ऐसी संज्ञा जो कोई कार्य करने वाले के लिए प्रयोजाती है। ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे पढ़ाने वाले, तो उसे हम टीचर या शिक्षक कहते हैं, तो शिक्षक व कर्तृवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही हम 40वां प्रश्न देखेंगे कि कवि सत्य, शिव और सुंदर के आराधक है। तो यहाँ एक कर्तृवाचक संज्ञा कवि। कवि भी कर्तृवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि जो काव्य लिखते हैं उसे कवि कहते हैं। ठीक है। और दूसरी संज्ञा भी है, क्या है? आराधक। जो आराधना करते हैं उसे हम आराधक कहते हैं। इसलिए 40वें प्रश्न में 2 कर्तृवाचक संज्ञा है। 2 में से कोई भी एक लिखी हो तो भी चलेगा। ओके। इसलिए कवि और आराधक। 41वां प्रश्न है हम सब मनुष्यता के पुजारी बने तभी धरती पर स्वर्ग उतरेगा। तो यहाँ पूजा करते हैं उसे पुजारी हम कहते हैं। तो पुजारी है वह कर्तृवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। फिर आगे देखेंगे सूचना निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। विशेषण यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ हम देखेंगे 42वां प्रश्न काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। तो यहाँ अधूरा वो विशेषण होगा। ओके। अधूरा। फिर 43वां प्रश्न आज हुआ सबका उल्टा रुख मेरा उल्टा पासा क्यों। तो यहाँ हम देखेंगे तो सब यानी सर्व
वो संख्यावाचक विशेषण भी है, और दूसरा उल्टा, वो उल्टा भी गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो અહીં दो विशेषण का प्रयोग हुआ है, दो में से कोई भी एक लिखे हो तो भी ठीक है, सब और उल्टा। फिर निम्नलिखित शब्दों के समास के प्रकार बताइए। तो 44वां प्रश्न है दोपहर। तो पहले तो हम उसके विग्रह करेंगे तो हमें सरलता रहेगी कि वह कौन से प्रकार का समास है। ठीक है, तो दोपहर का विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह होगा दो पहरों का समूह। तो यहाँ प्रथम पद है वो दो यानी संख्या दर्शाता है। तो अगर पहला पद संख्या दर्शाता हो और पूरा पद से किसी समूह का बोध कराते हो तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। फिर 45वां प्रश्न है प्रतिमास। प्रतिमास में प्रति है वो एक उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, ठीक है, तो वह उसका हम जब विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह कैसे होगे कि प्रत्येक मास, प्रत्येक ये यानी हरेक, तो हरेक है वह अव्यय है। ठीक है, तो अवयव पहला पद जो अवयव होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विभाग सी जो भी ग्रामर पूछा गया था उनके सही जवाब मैंने यहाँ दिए हैं। अगर किसी में आपको कोई शंका डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी दूंगा। ठीक है, आप मेरे वीडियो पूरा देखा इसलिए सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरी वीडियो आगे अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, बाय।